हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। लास्ट वीडियो में जनगणना वाले टॉपिक से क्वेश्चन शुरू हुए थे। आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे। वहाँ पे हमने एक जनगणना का क्वेश्चन किया था और ये यूपी पीसीएस आरओ 2021 प्री का पेपर है। तो यहाँ 41वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पिछली वीडियो भी ज़रूर देखना है आगे देखने के लिए, क्योंकि ऐसे फिर आगे का नहीं समझ में आएगा। 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है, क्योंकि 90% तो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या रहती है हिमाचल प्रदेश में, तो नगरीकरण भी तो सबसे कम होगा यहाँ पे। इस वजह से हम लोग पाँच राज्यों के क्रम को तो याद करना चाहिए कि कहाँ पे सबसे कम नगरीकरण है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूपी पीसीएस तो काफ़ी अंदर जाके पूछ लेती है क्वेश्चन। यूपी पीसीएस है, आरओ है, इन सब में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, वहाँ क्वेश्चन में पूछा है सबसे कम नगरीकरण कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण होगा। अब यहाँ पे ऐसे पूछ रहा है कि शहरी जनसंख्या के बारे में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा है। जब ग्रामीण जनसंख्या के मामले में हिमाचल प्रदेश 90% है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली शहरी जनसंख्या कम होगी। तो देखिए, जब सबसे पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, फिर उसके बाद बिहार है। हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है प्रतिशत में। उसके बाद तीसरे नंबर पे असम है। असम के बाद उड़ीसा है और मेघालय है। कम से कम हम लोग को 5 तो ज़रूर याद होना चाहिए। इस तरीके से सबसे पहले याद रखना है हिमाचल प्रदेश एचपी, हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। वहाँ पे तो ग्रामीण जनसंख्या वाले थे प्रतिशत में 5 राज्य, यहाँ नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशत 5 राज्य देखेंगे। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है गोवा में। गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है। उसके बाद है मिजोरम दूसरे नंबर पे। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। इसमें भी ये 2 तो पहले याद कर लीजिए, गोवा, मिजोरम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा, मिजोरम। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश और बिहार। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। प्रतिशत में कौन था? तो प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश था। उसके बाद प्रतिशत में नगरीय जनसंख्या में पहले गोवा था और फिर मिजोरम था। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु है तीसरे नंबर पे। उसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्या करें इसको, ये बहुत ही फैक्चुअल है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। तो सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है सिक्किम में। ये जनसंख्या के मामले है प्रतिशत में तो वहाँ ऊपर में हो गया है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य सिक्किम, उसके बाद आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में सिक्किम है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में सिक्किम, आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के मामले में हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले में गोवा है, उसके बाद मिजोरम है। प्रतिशत के मामले में गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, और वैसे जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो इसको एकदम से कंठस्थ कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं। तो दमन दीव में 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं हैं।
इसीलिए दमन द्वीप जो है न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है दमन द्वीप में। और केंद्र शासित प्रदेश के मामले में सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ पे देखिए पुडुचेरी है। और देश का लिंगानुपात हमारे कितना है? देश का लिंगानुपात 943 है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। देखिए ये क्वेश्चन ये पीछे रह गया था 40 नंबर, इसको भी देख लेते हैं कि भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो मलिन बस्तियों का सबसे कम प्रतिशत जो है वो अहमदाबाद में रहा है। मतलब कितने लोग स्लम जनसंख्या है, झुग्गी झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं, तो अहमदाबाद में सबसे कम मलिन बस्ती रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर मलिन बस्तियों की बात करें तो वो महाराष्ट्र में है। और उत्तर प्रदेश 4th नंबर पे आता है मलिन बस्तियों के मामले में, तो इस बात को भी याद रखिएगा। मलिन बस्तियों के बारे में यहाँ पे एक आंकड़ा और देख लीजिए। जैसे 2001 की जनगणना में 42.6 मिलियन लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। 2001 में 42.6 मिलियन लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। वही 2011 में ये बढ़कर 68.0 मतलब 68 मिलियन लोग स्लम क्षेत्रों में रहते थे। 2011 में जो स्लम आबादी है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 2001 में देख सकते हैं 42.6 था, वही 2011 में 68 मिलियन है लोग रहते हैं। तो इस बात को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ये उत्तर प्रदेश की जनगणना का क्वेश्चन है। तो आगरा है, मेरठ है, प्रयागराज, ये सब तो मिलियन शहर हैं, लेकिन मुरादाबाद नहीं है। देखिए टोटल 7 मिलियन प्लस शहर हैं, जैसे कानपुर नगर है, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो इसको याद रखना है। कितने हैं? 7 हैं। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में, जबकि मुरादाबाद में नहीं है। और यहाँ पे देखिए 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं ना वो 12 हैं, और ये शहर में आते हैं 7 मिलियन शहर हैं। कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। याद रखिएगा क्योंकि रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए टॉपिक पॉलिटी आ गया है। पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे प्रियम्बल से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो कि प्रियम्बल में पढ़ा होगा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो ये डी में है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ये हमें ना पूरा प्रियम्बल याद होना चाहिए। आप देखेंगे कि यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस, यूपी आरओ किसी भी साल का आप पेपर खोल के देख लीजिए, बिना प्रियम्बल के तो जैसे पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। प्रियम्बल से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम लोग प्रियम्बल पूरा देखेंगे और याद करेंगे। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो पॉलिटी के या किसी भी किताब में आप लोग को मिल जाएगा। जैसे देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस बार के आरओ में यही सीरीज में लगाना था कि समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, वो बस क्रम से लगाने को दे देता है। जैसे इस बार के पेपर में आया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 तरह की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और उसके बाद क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को विअदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरा लाइन टू लाइन याद होना चाहिए आप लोग को। प्रियम्बल कहीं से भी आ जाता है ये।
और हर साल आता ही है, तो क्यों ना इन लाइनों को हम याद कर ले एक बार में, जिससे कभी एक क्वेश्चन गलत ना हो, एक या दो क्वेश्चन भी पूछ लेगा। देखिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये 253 है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बोले, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, तो ये 253 हो जाएगा। लेकिन अगर बोले राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति, तो ये 249 में हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते आ गया तो 253 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति, तो ये 249 में आ जाएगा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और 250 भी देख लीजिए, राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति, ये 250 में है। और 252 में है, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना, ये 252 में है। 249 में क्या है, राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 253 में अंतर्राष्ट्रीय वाला हो जाएगा। 250 में राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। सब एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको ध्यान देना है। और 249 और 253 तो एकदम से याद रखना है। 249 और 253 बहुत इंपॉर्टेंट है।